सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। तो विश्व पेंगोलिन दिवस ये हर फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 15 फरवरी को मनाया गया। इस बार ये इसका 14वां संस्करण था, मतलब 14वां विश्व पेंगोलिन दिवस हमने मनाया। पहली बार 2012 में मनाया गया था। और ये जो पेंगोलिन होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और वे दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली जानवर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पारंपरिक चिकित्सा में उनका उपयोगी होना। तो सिंपल से याद रखेंगे वर्ल्ड पेंगोलिन डे इस बार हमने 15 फरवरी को मनाया, वैसे फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से देखते हैं फरवरी में कौन कौन से दिवस हमने मनाए। तो देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस के रूप में मनाया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को था, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी को ही सेफर इंटरनेट डे और एंटी स्मगलिंग डे तस्करी विरोधी दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया था। और आज हमने देखा 15 फरवरी को इस बार हम वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में मना रहे हैं। तो ये फरवरी के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ज्यादा नहीं है तो आराम से आप याद रख पाओगे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत रंग महोत्सव, इसी को भारंगम भी कहते हैं शॉर्ट में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है और अभी इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परिसर में इसका आयोजन किया गया और इसमें चीफ गेस्ट थे हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 16 फरवरी 2025 तक ये चला। थीम थी एक रंग श्रेष्ठ रंग और अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना। और थीम थी एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना। तो यहाँ पे हमने बात की भारत रंग महोत्सव या भारंगम की, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब इस प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें जो अभी हुई है 2025 में, वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये मई में होगा इस साल भारत में, और भारत में भी कहा मुंबई में पहली बार भारत होस्ट करेगा। तीसरी बार इसका वेन्यू चेंज हुआ है, याद रखना। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ये हुआ नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 में होगा भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली में हुआ। काशी तमिल संगम 3.0 शुरू हो गया वाराणसी में। इसका उद्घाटन किया हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। 8वां इंडस फूड 2025 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन अभी हुआ कोणार्क उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 27वां राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन हुआ कोलकाता में और अगला एडिशन जापान में होगा। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद IISc बेंगलुरु में हुआ। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम है मंथन ये हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन हुआ, ये होगा अभी भारत में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन हुआ अबू धाबी में, जिसमें चीफ गेस्ट है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके अलावा 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की भारत में भी कहा नई दिल्ली में। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ UAE में। बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर गुजरात में। और 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन भारत में हुआ नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन अभी दुबई UAE में हुआ था। ठीक है, ये 2025 में जो भी अभी तक समिट्स हुई हैं पिछले 1.5 महीने में, जनवरी और फरवरी आधा हो गया, वो सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रहा इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा नई प्रजनन तकनीक से। तो आपने IVF के बारे में तो जरूर सुना होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये एक प्रजनन तकनीक है। जो महिलाएं नेचुरली मां नहीं बन सकती है तो ये उनके लिए होता है। क्या करते हैं उसमें
महिला से ओव्यूम यानी कि अंडाणु लेते हैं, पुरुषों से स्पर्म यानी कि शुक्राणु लेते हैं, उनको लेब में मिलाया जाता है, फर्टिलाइज करवाते हैं, और जो निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो प्राप्त होता है उसे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो कहते हैं, और उसे मां के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसका जन्म जैसे नेचुरली होता है वैसे ही होता है। तो ये तो आईवीएफ तकनीक हो गई, आप सभी जानते हो। अब इसी तरह से एक नई टेक्नोलॉजी और आई है जिसको कहा आईवीजी, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। ये भी एक प्रजनन की ही तकनीक है, रिप्रोडक्शन की टेक्निक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शरीर के बाहर ही अंडाणु और शुक्राणु बना लेते हैं स्टेम सेल की मदद से, और फिर इन गैमेट्स को यानी कि इन युग्मकों को आपस में फर्टिलाइज करवाते हैं, निषेचित करवाते हैं, और जो भ्रूण जो एम्ब्रियो तैयार होता है फिर उसे मां के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी का प्रोसेस तो वही है। अलग क्या है, आईवीएफ में हम महिला से अंडाणु, पुरुषों से शुक्राणु ले रहे थे, और आईवीजी में हम बाहर स्टेम सेल ले रहे हैं, बस स्टेम सेल से ही हम ये अंडाणु और शुक्राणु बाहर ही बना रहे हैं। इसमें और उसमें ये अंतर हो गया। वैसे अभी ये आईवीजी जो टेक्नोलॉजी है ये इंसानों पे प्रयोग में नहीं ली गई है, अभी तो इसका आप कह सकते हो जापान में अभी एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों पे ही, जो कि सफल रहा है। मनुष्यों में कब किया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है जिसको आईवीजी बोला गया, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। तो आपको ये न्यूज में है तो ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया ये प्रश्न के रूप में। चलो आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ, बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि अपने सभी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ सुविधा को मुफ्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था। ये प्रश्न आपके लिए हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन ये कहां पर शुरू हो चुका है, तो आंसर होगा वडोदरा में। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 की बात कर रहे हैं, इस बार ये तीसरा संस्करण है। अभी 14 फरवरी को शुरू हो गया, 15 मार्च तक ये चलेगा। इसकी शुरुआत वडोदरा गुजरात से हुई है। पहला मैच आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया। टोटल इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच कहां कहां पर होंगे पूरे सीजन में, वडोदरा, लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु में। इसका जो फाइनल मैच होगा ये कहां पे होगा, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में होगा। और इस बार जो सबसे महंगी खिलाड़ी है वो कौन रही, सिमरन शेख रही। 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा किसने, गुजरात की टीम ने। ये इस बार तीसरा WPL है। जो पहला वाला था वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था, उसमें कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, और दूसरा वाला आरसीबी ने जीता था, कप्तान थी स्मृति मंधाना। इस बार देखते हैं कौन विजेता रहता है। बाकी अभी कुछ क्रिकेट से ही संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा अभी नवा महिलाओं का एशिया कप 2024 हुआ था श्रीलंका में, उसको श्रीलंका ने जीता, भारत को हराया था। नवा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ वेस्ट इंडीज अमेरिका में, भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। नवा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो भारत में होंगे T20 फॉर्मेट में। 2027 वाले बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। अभी रणजी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया, मुंबई ने विदर्भ को हराया। ईरानी कप 2024 को जीता, मुंबई ने शेष भारत को हराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए हेड बन गए शम्मी शिलवा, श्रीलंका से हैं। आईसीसी के नए हेड जयशाह बन गए। बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सेकिया बन गए। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है, डिफेंस कंपनी है साब, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए भी किसके साथ समझौता किया है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अच्छा, ये साब कंपनी के बारे में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, स्वीडन की कंपनी है, और अभी भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई पाने वाली ये पहली कंपनी बनी थी, पढ़ा था हम लोगों ने। और अभी इसी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 बनाने के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो अब बात करें ये क्या है, तो अगर किसी लड़ाकू विमान पे लेजर से हमला होगा तो ये उसकी वार्निंग दे देगा ताकि हम उसे लेजर से बचा सकें। तो ये इस तरह का सिस्टम है, ये तैयार करेंगे, जिसे बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310। ये साब कंपनी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मिलकर के तैयार करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, भाई साब के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्वीडन की कंपनी, इतना याद रख लो। बाकी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिल जाएगा। CMD है DK सुनील। और अभी लेटेस्ट 14th नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है, वो यही है। और आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर
निर्माण संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया था वो इसका ही है। तेजस देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो इसने ही तैयार किया। और अभी हमने पढ़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदल के यशस्वी कर दिया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। क्या है ये आइंस्टीन वलय, या इसे इंग्लिश में बोलोगे आइंस्टीन रिंग क्या है? तो ये प्रकाश की ही लाइट की एक रिंग है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे कि डार्क मैटर या आकाश गंगा या आकाश गंगाओं के समूह के चारों ओर दिखाई देती है। और अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपना पहला आइंस्टीन रिंग खोज निकाला है। ये आप देखोगे तो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है। और अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अब तक का सबसे सटीक 3D मैप बनाना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आइंस्टीन रिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और किसने खोजा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और इसके किस टेलीस्कोप ने? यूक्लिड टेलीस्कोप ने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करें, देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल जोसेफ एशबेकर है। और आपको याद हो, दो बृहस्पति के जो चंद्रमा है, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, इन पर जीवन की खोज करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया था। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की थी। और एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामसेस मिशन भी शुरू किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा ये मिलकर के, जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, तो ये दोनों मिलकर के, मतलब ये दोनों ने मिलकर के बेपिक कोलंबो मिशन शुरू किया था। और अभी ये मिशन न्यूज में था क्योंकि इस मिशन ने बुध ग्रह यानी कि मरकरी के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो खींची थी। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें क्या करेगा? ये चांद के आसपास 5 सैटेलाइट्स छोड़ेगा। अब आपके लिए एक प्रश्न बनता है, अभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही है। उसे हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था? इसका उत्तर आपको देना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह ये कहां पर होता है? तो आंसर होगा नेपाल में। तो नेपाल में नेवा समुदाय की लड़कियां अपने जीवन काल में कम से कम 3 बार वो विवाह करती हैं। पहला समारोह बेल विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है? किशोरावस्था से पहले की लड़कियों की शादी प्रतीकात्मक रूप से बेल का जो फल होता है उससे कर दी जाती है। ये बेल के फल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और बेल विवाह के बाद बहरा होता है। इसमें क्या होता है? बहरा एक रस्म है। इसमें क्या होता है? लड़कियों की शादी सूर्य देवता से की जाती है और ये रस्म लड़कियों के पहले मासिक धर्म से पहले की जाती है। और ऐसा माना जाता है, ये सब करने के पीछे क्या तात्पर्य है? ऐसा माना जाता है कि जब फाइनली उस लड़की की शादी किसी पुरुष से होगी और वो पुरुष अगर यानी कि उसका पति अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस लड़की को विधवा नहीं माना जाता क्योंकि ऑलरेडी उसका विवाह भगवान विष्णु और सूर्य से हुआ होता है और वो तो कभी मर नहीं सकते। तो इस कारण से उन्हें कभी विधवा नहीं कहा जा सकता। ये इन सब के पीछे का, ये सब करने का कारण है कि कोई से विधवा नहीं कहेगा। तो बेल विवाह ये चर्चा में है। कहाँ पे होता है मैंने बता दिया, होता क्या है इसमें वो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको तो एक लाइन याद रखनी है, वो तो आपको समझाने के लिए था कि बेल विवाह का संबंध किस देश से है, तो नेपाल से है। अब बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और सार्क का मुख्यालय भी आपको यहीं पे मिलेगा, काठमांडू में। और यहाँ पे करेंसी चलती है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। भारत के कितने राज्यों को छूता है नेपाल? तो 5 राज्य हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से। उत्तराखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो गया। नेपाल से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज करवाएं तो एक तो 2025 को एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया। माता तीर्थ औंसी उत्सव यहाँ मनाया गया। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ यहाँ। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। भारत ये नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलिखेल को
नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां फुल मेंबर नेपाल बना था। नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया। निम्मा रंजीत शेरपा दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। ये नेपाल से हैं, 18 वर्ष इनकी आयु है। उसके अलावा नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 ये 5 व्यक्तियों को मिला था। जो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। और इसमें एक नेपाली भी है, दीप्ति गुर्रांग उनका नाम है। सूर्य किरण ये जो एक्सरसाइज है हम नेपाल के साथ करते हैं, अभी नेपाल में किया था पिछले साल 18वां संस्करण। अभी 2025 से और क्या क्या प्रश्न बन गए नेपाल से, तो अभी 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया गया। तामू लोसार महोत्सव गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नेपाल में, और भारत में पूछोगे तो सिक्किम में मनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशई उत्सव ये भी होता है नेपाल में, ये भी आ चुका है एग्जाम में। पश्मीना महोत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर की एक पश्मीना शिल्प है उसको जीआई टैग मिला था। और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर ये कहां पर है? नेपाल में। सोनम लोसार त्योहार ये तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे? नेपाल में। भारत में सिक्किम वगैरह में भी ये मनाया जाता है। तो नेपाल से ये सब अभी न्यूज में थे पॉइंट्स, हमने रिवाइज कर लिए अड्डा पर। तो नेपाल से ये सारे प्रश्न अभी न्यूज में थे, हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न देख, फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में लोकसभा ने कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो आंसर होगा इसका तो 6। अच्छा जी, ट्रांसलेशन सेवा क्या मतलब हो गया इसका? जैसे लोकसभा में कोई अपनी बात बोल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, मान लो वो हिंदी में या अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे एमपीज होंगे जिनको हिंदी नहीं आती या अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर वो क्या करते हैं, उस भाषण को समझने के लिए ट्रांसलेशन सेवा का इस्तेमाल करके अपनी भाषा में उस भाषण को सुनते हैं और उसे समझते हैं। वहां पे आपने देखा होगा उनके डेस्क पे हेडफोन जैसा कुछ रखा होता है, उसे वो कानों पे लगाते हैं और फिर उसे अपनी भाषा में सुन लेते हैं। पर अभी तक ये जो सेवा थी ये केवल 10 भाषाओं के लिए ही उपलब्ध थी, केवल उन्हीं भाषाओं में आप उसे ट्रांसलेट कर सकते थे। पर अभी हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, अभी उन्होंने इस ट्रांसलेशन सेवा में 6 भाषाओं को और जोड़ दिया है। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। तो अब इस तरह से आप देखोगे टोटल 16 भाषाएं इसमें शामिल हो चुकी है। और ये जो 16 भाषाएं हैं ना, हमारी जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उसी में से हैं 16 भाषाएं। बाकी भी उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बची हुई जो भी भाषाएं हैं उनको भी इसमें धीरे धीरे जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रश्न है, अभी जोड़ी कितनी गई है? तो वो 6 हैं, वो मैंने बता दिए कौन सी। टोटल कितनी हो गई है? 16 हो गई है, ये भी ध्यान रखना। वैसे आप जानते हो क्लासिकल लैंग्वेजेस अब कितनी हो गई है? शुरुआत में 6 थी, 5 जोड़ दी गई, अब टोटल 11 हो गई। 5 कौन सी जोड़ी गई? असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली। पहली कौन सी थी? तमिल थी। अच्छा, 8वीं अनुसूची में अभी तो 22 भाषाएं हैं, शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में 14 थी, बाद में 8 जोड़ी गई है। वो 8 कौन कौन सी थी अगर मैं बात करें तो इसमें 14 तो शुरुआत में थी, फिर 15वीं जुड़ी थी सिंधी, उसके लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 16वीं, 17वीं, 18वीं बनी थी 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं बनी थी 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी प्रश्न आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। आपको याद है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट ये हुआ था कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन थे और सह अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पढ़ चुके हैं हम। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो इमैनुअल मैक्रोन से मिले तो उन्होंने उनको गिफ्ट दिया, उपहार दिया। उपहार के रूप में क्या दिया? डोकरा कलाकृति उपहार में दी है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। इसमें वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार की कलाकृति बनाई गई है और इसे मोम, मिट्टी और धातु को पिघला करके सांचों में ढाल करके इसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ इमैनुअल मैक्रोन की जो वाइफ थी उनको यहाँ पे चांदी की नक्काशी किया हुआ एक मिरर भेंट किया, जो कि राजस्थान में तैयार हुआ था, जिसमें मोर की आकृति बनी हुई थी।
और इसी तरह का एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि अगला जो एआई समिट होगा वो भारत होस्ट करेगा। पहला जो एआई समिट हुआ था वो ब्लेचले यूके में हुआ था, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में, अभी तीसरा हो गया पेरिस फ्रांस में और अब अगला भारत में होगा। बाकी देखो बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, ये जो डोकरा कलाकृति है कहाँ की, छत्तीसगढ़ की है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, गवर्नर है रमन डेका और मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। उसके अलावा युवान मितान परिवहन योजना यहाँ शुरू हुई, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबरा चावल को जीआई टैग मिला था। 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार को मिला था। यह अवार्ड पाने वाले वो भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति थे, छत्तीसगढ़ से थे। छेरछेरा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मितान योजना यहाँ की, कौशल्य मातृत्व योजना यहाँ शुरू हुई। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये आपको यहीं पर मिलेगा। ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है अब टाइगर रिजर्व बन चुका है। और अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ऑलरेडी यहाँ पर है। लेमुरु हाथी अभ्यारण्य भी यहीं पर है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। और पंडवानी नृत्य यहीं का है, इसकी पहली महिला कलाकार थी तीजन बाई। हरेली त्योहार मनाया जाता है यहाँ पे, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। गेवरा कोयला खदान ये भी यहीं पर है और न्यूज में थी क्योंकि वर्ल्ड एटलस.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा मिला था इसको। पहली तो अमेरिका की थंडर ब्लैक है। उसके अलावा देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया गया था यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर लगा यहाँ पे बेमतेर्रा जिले में। और जल जागर महोत्सव मनाया गया यहाँ पे। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में। टॉप पे छत्तीसगढ़ रहा था। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना था। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ये भी यहीं पे शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में ही। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और बारे मैंने नहीं बताया, पीडीएफ आपको मिल जाती है कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्री में आप कर सकते हैं क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं और फिर हम सेशन एंड करते हैं। और कल वीकली वाला वीडियो आ गया था, 14 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट वीकली हम करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। पूरा आपका हाफ जो फरवरी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके साथ आप वहां पे रिवाइज कर पाओगे। चलो अभी कल का रिवीजन करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। फिर पूछा, हलक की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका सुक्करी बोम्मागौड़ा का निधन हो गया, वो किस राज्य से थी? कर्नाटक। फिर पूछा, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। और किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? एनटीपीसी लिमिटेड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? तो ये संवाद कार्यक्रम हुआ था कहां पे? थाईलैंड में। फिर पूछा, किसे स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? जय शाह। हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? फ्रांस की सैफरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी। फिर पूछा, जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? वानुआतु के। फिर पूछा था आखिरी प्रश्न कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए 2025-26 के लिए? तो चरणजोत सिंह नंदा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ था? तो गरुड़ शक्ति आपको पता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।